हेलो बच्चों, कल का आपने हमारा वीडियो देखा था चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी, परागकोश, परागकण, परागकण की संरचना, इन सब के बारे में पढ़ा था। आपने वीडियो देखा होगा, समझा होगा, समझ में आ गया होगा आपके, आई होप। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट्स करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेसन नंबर 2 को ही आगे बढ़ाते हुए हम आगे का पढ़ेंगे। आज आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लास्ट का जो टॉपिक था बीजाणु जनन ऊतक, उसके अंदर कुछ सेल्स थी, कुछ ऊतक थे जो टेपिटम स्तर के चारों ओर से घिरे हुए थे। हर एक ऊतक 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है और वो चारों लघु बीजाणु अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्रजातियों के पौधों में डिफरेंस टाइप से जमे हुए रहते हैं। उसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी यानी कि जो कल अपन ने पढ़ा था परागकोश, इसकी संरचना के बारे में भी अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा था। में सघन जीव द्रव्य तथा एक केंद्रक वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, उसी को अपन बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, बाद में यही कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, पहले इसको देख लेते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यही क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है और इन लघु बीजाणुओं से ही पराग कणों का निर्माण होता है। आगे समझ में आपको? ये देखिए, कल का अपना लास्ट वाला जो था, ये देखिए, ये वाले जो टेपिटम स्तर के अंदर ये जो बीजाणु जनन ऊतक था, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं इसी में होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं यह द्विगुणित होती हैं, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो उस प्रजाति में पाई जाती है वो कंप्लीट होती है, पूरी की पूरी होती है, यानी कि 2n। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जितने भी बीजाणु बनते हैं उन सब में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यही काम होता है इस विभाजन का, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अर्धसूत्री, यानी कि आधे सूत्र कर देता है ये। और इसकी एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब आधी गुणसूत्र इधर से और आधे गुणसूत्र मादा के अंडाणु से मिलते हैं तो जो बीज बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, इधर से भी द्विगुणित चल जाती, उधर से भी द्विगुणित आ जाती, तो वो चतुर्गुणित हो जाता, फिर चतुर्गुणित और जाके 8 गुणित, ऐसा करके ये लाखों करोड़ तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये गुणसूत्र की संख्या इसमें आधी कर देता है। आधे गुणसूत्र अंडे से आते हैं, आधे गुणसूत्र यहाँ से आते हैं, दोनों मिलते हैं, नया बीज बनता है और उसमें गुणसूत्र की संख्या वापस इतनी ही हो जाती है जितनी इसमें होती है। तो बच्चों एक बार और देखिए, समझने की कोशिश करिए। लघु बीजाणु धानी में सघन जीव द्रव्य एक केंद्रक वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। बाद में यही कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। कब कहलाती हैं? जब ये पूरा परिपक्व हो जाता है, उससे पहले वो यही कहलाएंगी बीजाणुजन कोशिकाएं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4, देखो n लिखा हुआ है, यानी कि अगुणित 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यही क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इन लघु बीजाणुओं से ही पराग कणों का निर्माण होता है। आगे समझ में आपको बात? देखिए,
लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बने चारों लघु बीजाणु 5 प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, चतुष्फलकीय होती है। पहला टाइप ये होता है, 3 तो ऊपर दिखाई दे रही है, 1 इसके नीचे है। ये समद्वि उपाशर्विक, दोनों आमने सामने, 2 इधर 2 इधर, यानी कि चारों एक साथ दिखाई दे रही है। क्रोसित, टी आकार की, 2 ऊपर 1 इधर है और 1 इसके जस्ट नीचे है। ठीक है ना, एक जगह क्रॉस कर रखा है इन्होंने। उसके बाद है टी आकार, ऊपर की 2, नीचे सिंगल सिंगल, तो ये टी आकार बन रहा है इनका, है ना, ये टी, और ये चारों लाइन से, यानी कि रेखित। ठीक है ना, तो यही परिभाषा है कि चतुष्फलकीय। उदाहरण है कैप्सेला और अन्य द्विबीजपत्री पादपों में। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिएगा। 1 नंबर के सवाल में अक्सर इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि चतुष्फलकीय संरचना किस पादप में पाई जाती है, तो कैप्सेला और अन्य द्विबीजपत्री पादप। ठीक है ना, ज़्यादातर जो बीजपत्री पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार से संरचना होती है, बीजांड के जमने, इसके लघु बीजाणुओं के जमने की। दूसरा है समद्वि उपाशर्विक, ये वाला, इसमें अधिकांश एक बीजपत्री पादप, यानी कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, जैसे कि गेहूं, दालें, ये सब, चने की दाल को छोड़ के, ये सब इसी में आती हैं। क्रोसित, ऊपर के 2 लघु बीजाणुओं, नीचे के 2 लघु बीजाणुओं के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, समकोण पर, यानी कि ये वाले, ये इधर है, 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 इधर 1 इसके पीछे है, तो ये हो गया क्रोसित। और ये किस में होता है, मैग्नोलिया में। ठीक है, मैग्नोलिया प्रजाति होती है पादप की, ये थोड़े स्पेशल प्रजातियां था, आप जानते नहीं हैं इन पौधों को। ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में उगते हैं जैसे जंगल होते हैं ना, वहाँ पर उगते हैं ये, और अपने किसी काम के होते भी नहीं है, बस ये एक प्रकार के जंगली पौधे हैं जो जंगल में उगते हैं। टी आकार, चारों लघु बीजाणु टी आकार में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात ऊपर के 2 एक साथ और नीचे के 1 1। ये पाया जाता है एरिस्टोलोकिया। ठीक है ना, टी आकार एरिस्टोलोकिया, क्रोसित मैग्नोलिया, चतुष्फलकीय द्विबीजपत्री, समद्वि उपाशर्विक एक बीजपत्री, क्रोसित मैग्नोलिया, टी आकार एरिस्टोलोकिया। उसके बाद है रेखित, चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के ऊपर रेखित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण है हेलोफिया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना। चलिए, स्पेशल बात, बहुत खास 1 नंबर के सवाल आप पिछले कुछ पेपर देखेंगे सालों के पहले, तो आपको ये वाला सवाल ज़रूर दिखाई देगा। कुछ पादप जैसे कि आँख, आँख मतलब आंकड़ा काकड़ा होता है ना, अपन आम भाषा में बोलते हैं आंकड़ा काकड़ा, वो वाले, ऑर्किड आदि में लघु बीजाणु आपस में मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं। ठीक है ना, जिसे पोलिनियम कहते हैं। ये संरचना है पोलिनियम। तो सवाल यही आया था, पोलिनियम संरचना किस प्रजाति में पाई जाती है, तो उदाहरण था ऑक, ऑर्किड। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद है टाइफा, ड्रोसेरा आदि में चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़े रहते हैं, जिन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है ना, जिन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। आगे बात समझ में आपके। अब आ जाओ पराग कोशों का स्फुटन। सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है, पराग कोश की संरचना, परागकण कैसे बनते हैं, उनके चारों तरफ कौन कौन से आवरण होते हैं। अब समय आता है उनके परिपक्व होने का, यानी जब वो परिपक्व होता है परागकोश, उस वक्त क्या होता है और वो कैसे होता है। परागकोश का परिपक्वन हम किस आधार पर कहेंगे, तो आपने कल पढ़ा था कि परागकोश के चारों ओर 4 भित्तियां होती हैं। पढ़ा था ना आपने, बाह्य त्वचा, अंतःशिशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। टेपिटम का काम होता है अंदर के जो बीजाणु जनन ऊतक हैं उनको पोषण देना, तो वो और मध्य जनन स्तर, ये दोनों पोषण देते देते पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, अपने आप को परिधान कर देते हैं। देखो, और जो बाहर का जो बाह्य त्वचा और अंतःशिशियम होते हैं, केवल यही बचे रहते हैं। अंतःशिशियम
आर्द्रता ग्राही होता है, यानी कि जल अवशोषित करता है, लेकिन उस वक्त उसमें जल की कमी होने लगती है, वो सूखने लगती है। उसी वजह से एक दरार चलती है और उस दरार से परागकोश फट जाता है और उस फटे हुए भाग से परागकण निकलकर बाहर गिर जाते हैं। कुछ हवा से उड़ जाते हैं, कुछ पानी के साथ बह जाते हैं, कुछ पक्षियों के पैरों पे चिपक जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़ों के जैसे तितली, मधुमक्खी, इनके पैरों पर चिपक कर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं। ये अपना आगे का टॉपिक है, इसको हम परागण कहते हैं। देखिए, परिपक्व परागकोश में टेपिटम स्तर और मध्य स्तर का ह्रास हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाते हैं। केवल बाह्य शौचा और अंतःस्थितियम ही रह जाता है। अंतःस्थितियम में जल की कमी होने लगती है, जिससे भीतर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे यह कोशिका अलग अलग हो जाती है और परागकोश बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, अलग हो मतलब वही बाह्य त्वचा की कोशिकाएं दूर दूर होने लगती है, जिससे कि बीच में उनकी दरार चल जाती है और उन्हीं दरार वाली भागों में से परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो था लघु बीजाणुधानी परागकण परागकोश यानी कि नर जननांग पूरा हो चुका है पुष्प का। अब हम चलेंगे मादा जननांग की तरफ। ठीक है ना, परागकोश वाला थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी संरचना थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी मुश्किल तो कुछ नहीं है। तो अपना अगला टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। पुष्प में स्त्री केसर, मादा जननांग, जायांग को कहा जाता है। ठीक है ना, जायांग को। जायांग एक अंडपी या बहुअंडपी होते हैं। एक अंडप वाले भी होते हैं और बहुत अधिक अंडप वाले भी होते हैं, ज़्यादातर एक अंडप वाले ही होते हैं। यदि अंडप जुड़े हुए हो तो उसे युक्तांडपी, और यदि अलग अलग हो तो उसे वियुक्तांडपी कहा जाता है। प्रत्येक जायांग 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। देखिए आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसमें जो सबसे ये पुष्प के सबसे बीचों बीच स्थित होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर पुष्प में दिखाई देगा ये सबसे ऊपर का जो भाग होता है, चौड़ा चिपचिपा भाग, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो इसकी गर्दन है इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये जो इसका गोल भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है ना बच्चों, अंडाशय। ये सिर्फ बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं, आपको अंदर से भी दिखाएंगे इसको भी थोड़ी देर बाद। पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। 3 भागों से मिलकर बना होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जायांग का फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, नीचे नीचे वाला, जिसमें बीजांड बनते हैं, तथा जायांग का सबसे ऊपरी का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिस पर परागकण आकर चिपकते हैं, तथा दोनों के मध्य का भाग एक ग्रीवा द्वारा जुड़ा होता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है ना, ये फूला हुआ भाग है इसका जायांग, ये ऊपर का भाग है इसका वर्तिकाग्र, और ये इनके बीच में वर्तिका। जब किसी कीट के पैरों में चिपककर परागकण किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो पुष्प में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उन परागकणों को अपने ऊपर चिपका ले, वहां से हटने नहीं दे। तो वो संरचना कौन सी होती है? वर्तिकाग्र। ये चिपचिपा होता है, जैसे ही कोई कीट यहाँ पर पूरे पुष्प के ऊपर आगे बैठता है तो उसके पैरों में जो परागकण होते हैं वो इस जगह चिपक जाते हैं। अभी आगे आपको ये भी दिखाई देगा फोटो में। और यहीं से वो पराग नलिका बनाते हैं और पराग नलिका अंदर अंदर चलती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अपन पढ़ते हैं लघु बीजाणु धनी, यानी कि बीजांड की संरचना। वैसे तो इससे पहले एक टॉपिक और होना चाहिए था, क्योंकि बीजांड तो बहुत अंदर की चीज आ गई। देखिए बच्चों, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वर्तिकाग्र को अगर अपन बीच में से काटेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये 3 कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये कौन सा अंडपी है?
तिर्यंडपी, 3 कोष्ठ है ना, तिर्यंडपी, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि युक्तांडपी। और आपको इसमें छोटे छोटे से ये दिखाई दे रहे हैं बीज जैसी संरचना, बीज नहीं है ये, बीजांड है, ये बीज इसके अंदर बनता है, तो ये बीजांड है, ठीक है ना, ये कोष्ठ होते हैं। अब इस एक बीजांड के बारे में पढ़ेंगे अपन, इस केवल एक बीजांड के, ये पूरा एक बीजांड का चित्र है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटे छोटे से, ये इसका पूरा का एक बड़ा चित्र, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, गुरु बीजाणुधनी, बीजांड भी कहते हैं इसको। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक लंबा सा डंठल नुमा संरचना से होते हुए ये इसके अंदर आ रहा है। मैं आपको इसका चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट सबसे पहले ये इस तरीके से होता है, ऐसे फर्स्ट कंडीशन में। फिर सेकंड कंडीशन में ये थोड़ा सा झुकता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा झुक जाता है, पूरा का पूरा नीचे मुंह कर लेता है, ठीक है। तो अपन इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तीसरी कंडीशन डायरेक्ट। इसमें आपको कुछ भाग दिखाई दे रहे होंगे, देखिए सबसे खास भाग तो ये होता है अपना सबसे अंदर का, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। सभी कोशिकाएं का अलग अलग काम होता है। ये जो 3 कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रतिमुखी या प्रतिविन्यासित कोशिकाएं। बीच का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये द्विगुणित है पहले से ही, ये सब अगुणित होती है, द्विगुणित होती है। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, 2n लिखा हुआ देखिए। और ये जो नीचे आपको 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसमें बीच वाली सेल्स जो है वो सबसे बड़े आकार की दिखाई दे रही है आपको। ये जो बीच वाली सेल्स है इसी को बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि अंड केंद्रक। और इसके दोनों तरफ आप जो सेल्स देख रहे हैं छोटी छोटी, इनका नाम होता है सहायक कोशिकाएं। और इनके अंदर जाने का जो रास्ता है आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग यानी कि ये कहलाता है निभाग, ठीक है ना। चेलेजा केलेजा अलग अलग लिखा हुआ होता है, और ये तो वही है बीजांड व्रंत, ठीक है। तो अपन इसके अंदर जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। एक और भाग इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखिए, इस चेम्बर के बाहर आपको ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। जब बीजांड अपरिपक्व होता है तब इस पूरे में यही कोशिकाएं भरी हुई होती हैं, ये नहीं होती। फिर एक कोशिका अपने आकार में बड़ी होती है और इस प्रकार से संरचना बना लेती है। ये भी अपना अगला टॉपिक है अभी, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ होता है। एक कोशिका आकार में बढ़ती है और इस प्रकार से अपने आप को बदल लेती है, परिवर्तित कर लेती है। लेकिन बहुत सारे चरण होते हैं इसके अंदर ऐसा होने से पहले, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए, एक परिपक्व बीजांड में निम्न भाग होते हैं। बीजांड व्रंत, ठीक है ना, वही डंठल जिससे कि बीजांड वर्तिका उसके अंडाशय के अंदर जुड़ा हुआ है। उसके बाद है अध्यावरण, चारों तरफ का आवरण, बीजांड का चारों तरफ का आवरण। बीजांड द्वार, अभी आपको मैंने बताया था, जहां से इसी बीजांड द्वार से पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है। एक छिद्रनुमा संरचना होती है ये बिल्कुल शीर्ष के ऊपर, और जब मुड़ जाता है तो नीचे आ जाती है। परागण के बाद परागण नलिका इसी छिद्र द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड काय एक मृदोत्की कोशिकाओं से बनी संरचना होती है जिसका उपयोग पोषण के लिए होता है, ठीक है ना। बीजांड काय बाद में जब एक कोशिका परिपक्व हो जाती है, अपने आप को बड़ा कर लेती है, तो जो बाकी की बची हुई कोशिकाएं होती है वो सारी की सारी कोशिका उसको पोषण देने का काम करती हैं। इसके बाद है भ्रूणकोश। ये बीजांड की मुख्य संरचना है जो बीजांड काय द्वारा घिरी होती है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब आ जाओ आप भ्रूणकोश की संरचना, ठीक है ना। भ्रूणकोश इसी को बोलते हैं।
ये जो चेम्बर अपन ने, ये जो पूरा का पूरा जो चेम्बर है, इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। चलिए सर, तो भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है? जिसमें मैंने आपको अब बताया था कि उसमें 8 सेल्स होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं, 7 सेल्स होती हैं, क्योंकि बीच वाली जो कोशिका है उसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए वो द्विगुणित है, बाकी सारी कोशिकाएं अगुणित होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, ठीक है ना? जैसे जैसे इसका डिटेल है उस आधार पर ये चित्र बनाया गया है। ऐसा चित्र आपको किताब में नहीं मिलेगा। देखिए, बीजांड काय, जो मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, उसमें से एक कोशिका अपने आकार को बड़ा करना शुरू करती है। तो वही एक कोशिका से अपन ये शुरू करते हैं। देखिए, एक सेल से ये लिखा हुआ बीजांड काय की कोशिका। इसके बीच में केंद्रक है। इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 2 असली विभाजन होते हैं, 2, ठीक है ना? पहले एक होता है जिससे 2 सेल्स बनती है, फिर उन दोनों में एक और होता है, दोनों में एक एक, तो 2 से 4 सेल्स हो जाती है। तो ये वो 4 सेल्स वाले कंडीशन है, ठीक है ना? उसके बाद इन 4 में से 3 नष्ट हो जाती है, ये किसी और वजह से समाप्त हो जाती है। सिर्फ एक इनमें से कोई एक अपने आप को बड़ा करती है। ये एक निकल के इधर आ गई, इसको बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। बाकी 3 नष्ट हो जाती है। फिर इस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका केंद्रक, इसमें फिर विभाजन होता है, ठीक है ना? जिससे कि 2 केंद्रक बनते हैं। ये दोनों केंद्रक किनारों पर चले जाते हैं, एक ऊपर चल जाता है, एक नीचे आ जाता है। ये आ गई, देखो कंडीशन, ऊपर पहुंच गए। उसके बाद किनारों पर पहुंचकर इसमें दूसरा विभाजन होता है, तो फिर ये 2 हो जाते हैं दोनों तरफ। फिर अगली कंडीशन में इन दोनों में 2-2 होते हैं, यानी कि एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें, तो इधर 2 से क्या हो जाएंगी? 4, इधर भी 2 से क्या हो जाएंगी? 4। ये देखो 4 केंद्रक, ये 4 केंद्रक। इन 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक तो यहीं रह जाते हैं किनारों पर, और एक केंद्रक अंदर की तरफ गति करता है, ठीक है ना? इसे अंदर की तरफ, तो ये बीच में आ जाता है, और फिर इनके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। ये देखिए, ये बन गया, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। ये जो 3 सेल्स ऊपर है ये बनी प्रतिविन्यासित या प्रतिमुखी कोशिकाएं, और नीचे की तरफ की जो 3 सेल्स है उसमें बीच वाली होती है अंड कोशिका, और दोनों तरफ जो होती है उसको बोलते हैं सहायक कोशिका। यानी ये क्या कहलाता है? अंड समुच्चय पूरा। समझ में आ रहा ना बच्चों? फिर देखिए, एक बीजांड काय की कोई एक कोशिका अपने आकार में बड़ी होती है और उसमें विभाजन होता है, पहला, फिर उसके बाद दूसरा। तो 2 विभाजन से 4 सेल्स बनती है। चारों सेल रेखित क्रम में जुड़ गई। इन 4 में से 3 नष्ट हो जाती हैं, केवल एक बचती है, एक आगे बढ़ती है, और इस जो आगे बचती है उसके केंद्रक में विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। दोनों केंद्रक किनारों की तरफ जाते हैं और वहां पर जाके स्थित हो जाते हैं। फिर यहाँ पर इनके अंदर दूसरा विभाजन होता है, जिससे कि 2 केंद्रक बन जाते हैं किनारों पर, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुवों पर। फिर इन दोनों में दूसरा विभाजन होता है, जिससे कि 4 केंद्रक बन जाते हैं। इन 4 में से 3 दोनों तरफ ध्रुवों पर 3-3 स्थित रह जाते हैं, और एक एक बीच में आ जाता है, ये बीच में आ गया, और इसके चारों तरफ आवरण बन जाता है। ये बन गया ध्रुवीय कोशिका। ये 3 प्रतिविन्यासित कोशिका है, और ये नीचे की 3 है, बीच वाली अंड कोशिका, और बाकी दोनों तरफ सहायक कोशिका। ये आकार में बड़ी भी होती है। तो ये पूरा क्या है? हमारा भ्रूण कोश। क्या है ये अपना? भ्रूण कोश। ध्यान रखिएगा, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष ये 2 अलग अलग शब्द होते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है, भ्रूण कोश पूछा गया है कि भ्रूण पोष पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, और इससे बनेगा भ्रूण पोष बाद में, जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और वो पोषण भ्रूण पोष पोषण देने के लिए बनता है, ठीक है ना बच्चों? देखिए, अब मैंने आपको जो ये जितना भी समझाया है वो सब इसमें यही बात लिखी हुई है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। भ्रूण कोश का निर्माण बीजांड काय से होता है। बीजांड काय की एक कोशिका पोषण प्रदान करके आकार में बड़ी हो जाती है। इसमें ऊपर स्पष्ट केंद्रक तथा सघन कोशिका द्रव्य होता है। इसमें अस्तरी विभाजन होने से 4
और होने से रेखीय क्रम में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु ही बचता है। इसमें केंद्रक विभाजन होने से 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों किनारों की तरफ चले जाते हैं, जिसमें दोनों में 2 बार केंद्रक विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें से 3 केंद्रक किनारों पर ले जाते हैं तथा एक मध्य में चले आते हैं। निभाग की ओर से 3 कोशिकाएं प्रतिविन्यासित कोशिकाएं बनाते हैं तथा बीजांड द्वार की ओर से 3 केंद्रकों में से बीच का केंद्रक अंड केंद्रक बनता है तथा इसके दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं बनती है। मध्य में दोनों केंद्रक मिलकर ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करते हैं। आगे समझ में आपको बात। इस प्रकार भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। बीच वाले में 2 है इसलिए 8, लेकिन सेल्स कितनी? 7। भ्रूणकोश में निम्न प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अब इनके बारे में है। पहली है प्रतिविन्यासित कोशिका, जो कि ऊपर की तरफ बनी थी। यह संख्या में 3 तथा निभाग की ओर स्थित होती है। जिधर बीजांड द्वार होता है, या ये समझ लीजिए जिधर अंड होता है उधर ही बीजांड द्वार होता है, और उसके अपोजिट साइड निभाग कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है, यह संख्या में 3 तथा निभाग की ओर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य पोषण उपलब्ध कराना होता है। यह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही अंड निषेचन हो जाएगा ना, उस वक्त ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा आता है अपना अंड समुच्चय। इसमें भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती हैं। बीच की बड़ी कोशिका अंड कोशिका होती है, जो युग्मनज निर्माण में भाग लेती है। युग्मनज जब नर केंद्रक इससे मिल जाएगा आके, तब जो संरचना बनेगी ना, उसको बोलते हैं युग्मनज। वो भी बाद में पढ़ेंगे अपन निषेचन में। तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती है, जो पराग नलिका को आकर्षित करती है। देखिए काम है ना इनका भी। पराग नलिका जब बनती हुई आएगी तो ये उसको ऐसे हार्मोन स्रावित करती है, जिससे कि पराग नलिका इनकी तरफ खींची चली आती है। ध्रुवीय कोशिका, बीच वाली कोशिका जो 2 केंद्रक वाली है, द्विगुणित है पहले से ही, यह द्विगुणित कोशिका होती है, जो मध्य में स्थित होती है तथा सबसे बड़ी होती है। इसका कार्य भ्रूणपोष, देखिए ये भ्रूणपोष का निर्माण करना होता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को पोलीगेनम भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूणकोश पोलीगेनम क्यों कहा जाता है इसको पोलीगेनम? क्योंकि स्ट्रॉसबर्गर ने इसे सबसे पहले पोलीगेनम वंश के पौधों में देखा था, ठीक है ना। ये भी एक सवाल है 1 नंबर का, कि भ्रूणकोश को पोलीगेनम भ्रूणकोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सबसे पहले जिक्र करने वाले कौन से महान वैज्ञानिक थे? स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस नाम को, स्ट्रॉसबर्गर। की सारी प्रक्रिया को समझाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर थे। इन्होंने इसको सबसे पहले किस पौधे में खोजा था, किस पौधे में देखा था? तो वो थे पोलीगेनम वंश के पौधों में। तो इसलिए इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है? पोलीगेनम। हालांकि बहुत सारे पौधों में यह पाया जाता है, लेकिन सबसे पहला जिक्र उसमें ही हुआ था, इस वजह से इसको इसमें कहा जाता है, ठीक है। तो आपने नर जननांग और मादा जननांग के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है। नर जननांग में परागकण बनते हैं, मादा जननांग में अंडाणु बनते हैं, दोनों बन चुके हैं। अब काम है इन दोनों के आपस में जो इनके बीच की दूरी होती है, वो दूरी किस प्रकार से कम की जाएगी। यानी कि जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेंगे, कौन कौन से साधन इसमें मदद करते हैं, इनकी हवा, पानी, कीट। तो वो क्रिया कहलाती है परागण, ठीक है, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। अगला वाला जो वीडियो आएगा वो परागण को लेके ही होगा। तो आप बने रहिए ना, इसको पढ़िएगा। जो समझ में नहीं आया हो उसको हमसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। किसी भी आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानी होगी वो हम दूर करेंगे, लेकिन आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।